कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। पीछे है चेन्नई सेंट्रल की बिल्डिंग, एमजीआर चेन्नई सेंट्रल, सबसे बड़ा स्टेशन चेन्नई का। और देखते हैं आज हमारी जर्नी यहाँ से चेन्नई सेंट्रल से अहमदाबाद हमसफ़र एक्सप्रेस में कैसी रहती है। इस ट्रेन की कुछ खासियत है, जैसे कि इसके स्टॉप्स काफ़ी कम हैं, तो इसलिए कम डिस्टर्बेंस का एहसास होना चाहिए। तो मैं ये आपको ज़रूर बताऊँगा ओवरऑल कंफर्ट कैसा रहता है। स्टॉप्स कम है तो पंक्चुअलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लोगों का आवन जावन कम रहेगा, यानी कि उतरना चढ़ना। तो मुझे लगता है कि सफाई भी अच्छे से मेंटेन रहनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हमसफ़र एक्सप्रेस है, तो इसके अंदर का कोच लेआउट क्या हमसफ़र के स्टैंडर्ड से थोड़ा मैच करता है कि नहीं। क्योंकि हमसफ़र एक्सप्रेस जब इंट्रोड्यूस की गई थी तब तो बहुत सारे वादे थे, लेकिन अब वो प्रीटी मच 3AC जैसी रह गई है। तो देखते हैं हमसफ़र का पहली बात कोच है कि नहीं है, सब चार्जिंग पॉइंट है हर सीट के लिए डेडिकेटेड या नहीं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, और बाकी क्या क्या सहूलियत। तो चलिए अंदर चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं 22919 चेन्नई सेंट्रल अहमदाबाद हमसफ़र एक्सप्रेस में, चेन्नई से अहमदाबाद तक। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 10 से छूटने वाली, तो अभी अच्छा खासा चलना पड़ेगा। और मेरा कोच B2 है, तो हो सकता है एकदम आगे हो। तो भाई साहब ऐसा लग रहा है पूरे 22 कोचेस चलने पड़ेंगे। खैर जो भी है, चलिए अब देखते हैं कहाँ है B2 और फिर अपनी सीट पे पहुँचते हैं और ये सामान रखते हैं। तो वो हमारी ट्रेन है सामने। तो ट्रेन तो आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे, और पीछे स्लीपर के कोचेस हैं। तो इसका मतलब मुझे आगे तक चल के ही जाना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए अब ये लॉन्ग वॉक कंप्लीट करते हैं। तो ये S1 है, और अगर आपका S1 कोच है तो आपको कम चलना पड़ेगा चेन्नई सेंट्रल पे एटलीस्ट। और इसके बाद S2 और इसी तरह से आगे कोचेस होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मेरे समझ से इसमें 5 की 6 स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं। जी हाँ, 2 3 4 5 6 स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं। तो आगे चलते हैं और फिर पहुँचते हैं अपने कोच के पास। तो ये है B12 के बाद B11। तो पूरा चल के ही जाना पड़ेगा 10 कोचेस और, क्योंकि B2 तो एकदम आगे होगा। और अभी तक तो सभी कोचेस हमसफ़र लिवरी के ही दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई भी नॉर्मल 3AC का कोचेस तो नहीं है। तो अंदर चल के पता चलेगा भाई इसके हमसफ़र 3AC के कोचेस कैसे हैं। फाइनली ये B3 है और उसके बाद B2 है। मेरी सीट नंबर 7 है। तो फाइनली आ गए। चलिए अंदर चलते हैं और बैग रखते हैं। भाई साहब ये तो पूरी खाली है। OMG, तो क्रिकेट खेल ले ऐसा खाली है। ये है मेरी सीट, साइड लोअर। अभी आपको डिटेल में कोच लेआउट बताता हूँ। तो साइड लोअर पे अपनी सीट पे बैग रख दिया है। अब मैं आपको डिटेल में सब चीज़ें बता देता हूँ कैसा है कोच लेआउट। सब चीज़ें तो दिख रही है, कितना काम करी है वो तो मैं सब चीज़ों को नहीं टेस्ट कर सकता, लेकिन एटलीस्ट अपनी सीट का चेक करूँगा, वो नहीं वर्क करे कुछ और चेक करूँगा, तो मैं आपको आगे भी जर्नी में बता दूँगा कौन सी चीज़ क्या अगर नहीं वर्क कर रही है तो क्या है। तो पहले आपको डिटेल में बता दूं कैसा है कोच लेआउट इस हमसफ़र कोच का। तो आप देख सकते हो वहाँ 2 चार्जिंग पॉइंट और रीडिंग लाइट है, और नीचे भी रीडिंग लाइट है, और हमसफ़र लिखा हुआ कर्टेन है अभी भी इस पे, वहाँ पे भी रीडिंग लाइट है, और वैसे ही वहाँ भी है। मिरर है, ऊपर बेडिंग रखी है, पिलोज़ भी रखी है, ब्लैंकेट भी है, और नीचे आप देख सकते हो बॉटल होल्डर है। साइड लोअर में आप देखो तो यहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट है, साइड अपर में भी चार्जिंग पॉइंट है, रीडिंग लाइट भी उधर है। ऊपर कैमरा है, डिस्प्ले है जो काम नहीं कर रहा है। ऊपर टॉयलेट का इंडिकेटर है, वो भी पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं, तो वो तो सफ़र में बाद में देख लेंगे। और तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बस कुछ इसी तरह से है। काफ़ी ट्रेन खाली है फ़िलहाल तो, एटलीस्ट ये कोच प्रीटी मच सब चीज़ें तो है जैसे कि हमसफ़र कोच में होता है। यहाँ पे साइड लोअर पे आप सीट फ्लैप करके ऊपर उठा सकते हो, जिसमें एक हैंडल टूट गया, लेकिन ईजियर था तो मैंने निकाल लिया है।
तो वो भी तैयार कर लिए। अभी बेडिंग वेडिंग बाद में लगाएंगे। फ़िलहाल देखते हैं आगे चल के अपने ट्रेन का क्या है लोकोमोटिव। तो अभी बाहर आ गए हैं और आपको बता दूं इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग भी रहता है। रिजर्व सेकंड सीटिंग में भी आप जा सकते हैं बैठ के, लेकिन जाना पड़ेगा। और वो कोच वही है और आगे हमारा लोकोमोटिव है। तो ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव 37632 WAP7 वडोदरा शेड का। तो चलिए अब देखते हैं डिपार्चर हमारी ट्रेन का कब होता है। चेन्नई सेंट्रल से 4 बजे शार्प ऑन टाइम होता है या नहीं। शार्प ऑन टाइम हमारी ट्रेन चल दी है चेन्नई सेंट्रल से। एक ख़ास बात आपको बता दूं, ये जर्नी एक्चुअली मैंने अक्टूबर में किया था, लेकिन मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस इस जर्नी के डिलीट हो गए थे, जिनको रिकवर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा था। तो उसके चलते ये जर्नी काफ़ी बाद में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये जर्नी काफ़ी इन्जॉयबल थी। तो मैंने सोचा कि इस जर्नी को शेयर तो करना है, कितनी भी एफ़र्ट लगे फिर भी आपको सारे डिटेल्स बताने। जर्नी आज की जो है, अगर आप अभी जून में या आगे कभी जर्नी करेंगे इस ट्रेन में, तो कुछ ऐसा ख़ास डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको सफ़र में। टाइम टेबल प्रीटी मच सेम है, इस ट्रेन का टाइम टेबल कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं जर्नी आगे कैसे रहती है और कैसा रहता है हमारा सफ़र चेन्नई हमसफ़र एक्सप्रेस में अहमदाबाद के लिए। ट्रेन ने तो शार्प ऑन टाइम डिपार्चर लिया था, लेकिन क्यों यहाँ पे आउटर पे आके खड़े हुए पता नहीं। मैंने पहले भी देखा है कई बार ट्रेन्स जब डिपार्ट करती हैं, ख़ासतौर से जिन्हें पेरम्बूर की तरफ जाना है, तो सिग्नल से यानी कि स्टेशन से निकल के ही रुक जाती है। एक्चुअली थोड़े से कोचेस तो अभी भी हो सकता है कि प्लेटफॉर्म पे ही हो, तो क्यों है ये, क्या है मुझे पता नहीं। जो भी है चलिए अब इंजॉय करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स। नॉन स्टॉप एक्शन देखते हैं कैसा रहता है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्लियरेंस दे दिया है, तो अब मज़ा आने वाला है और मेरे समझ से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहना चाहिए। तो सब फैंटास्टिक स्किप होना चाहिए, ख़ास तौर से जिसमें आरक्कोनम जंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं रेनीगुंटा। मेरे समझ से टाइम पे ही पहुँचना चाहिए। अब स्पीड अच्छी हुई है। जब हम चाय बना ली, पहले सोचा कि बाहर का ही एंजॉय करते, चाय वाय कभी और टाइम पी लेंगे, लेकिन इतना ट्रेन स्लो चल रही थी खास तौर से स्टेशन पे कि क्या ही कहूँ। मैंने सोचा चाय बना लेते हैं, इससे पहले कि आरक्कोनम आए, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ा आरक्कोनम से रेनीगुंटा की तरफ एंजॉय और करेंगे। क्रॉसिंग्स तो कोई है नहीं, क्योंकि मैं स्टेटस चेक किया था चेन्नई सेंट्रल पे, तो कोई ट्रेन ऐसा दिखा नहीं रहा था जो इस रूट से भी पहुंचने वाली है। मैंने रेनीगुंटा पे खाना ऑर्डर किया है, तो मैंने बिरयानी मंगाई है, 180 रुपये पड़ेगी। तो देखते हैं क्वांटिटी कैसी रहती है और क्वालिटी भी कैसी रहती है। बहुत बड़ा जंक्शन है, कई बार वहाँ से आना जाना हुआ है, लेकिन मैंने कभी वहाँ से खाना ऑर्डर किया नहीं है। तो इस बार मैंने सोचा शाम का वक्त है, तो चलिए ऑर्डर करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। अब फटाक से चाय फिनिश करता हूँ और फिर देखते हैं हम आरक्कोनम का स्किप, क्योंकि मेरे समझ से थोड़ी देर में आरक्कोनम आने वाला है। तो चाय फिनिश करते हैं। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं चाय कहाँ से लाइए, मैं ट्रेन की चाय नहीं पीता, गर्म पानी लेके चलता हूँ और कहीं पे नहीं मिलता है, कोई अपने पहचान का रहता है तो उससे ले लेता हूँ और फिर चाय का पाउडर डाल के मिक्स करके पी ली। तो अभी इसे फिनिश करते हैं, ये मुझे सेफ़ लगता है, पानी का भी और चाय के पाउडर का भी। तो जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। चलिए अब मैं इसको फिनिश करता हूँ और फिर देखते हैं आरक्कोनम जंक्शन का स्किप, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे।
वो कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स थे जो मैंने कैप्चर किए। यहाँ पे भी बहुत अच्छे पहाड़ हैं और ये सेक्शन में आपको काफ़ी सारे कर्व्स और पहाड़ देखने को मिलेंगे। भले एकदम एग्जैक्टली घाट सेक्शन नहीं है, लेकिन अच्छे खासे पहाड़ दोनों तरफ पड़ते हैं और ट्रेन बहुत ही ज़्यादा कुछ जगहों पे कर्व पे मूव करती है। तो उन्हीं में से कुछ सेक्शंस मैंने आपको दिखाया। अभी एक सेक्शन पड़ेगा। ये पहला हमारा अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट है और क्यों है वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो खड़े हैं, हम 20 मिनट से भी ज़्यादा बिफोर टाइम है।
तो अब उसके चलते हम यहाँ पे रुके हुए हैं या फिर आगे कुछ इश्यू है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ रेनीगुंटा जंक्शन पे हमें टाइम पे पहुँचना चाहिए। वो तो देखेंगे हम टाइम पे पहुँचते हैं कि बिफोर टाइम। फ़िलहाल यहाँ से अभी तक डिपार्चर हुआ तो नहीं है, क्लियरेंस दे दिया, अब ट्रेन चलने वाली है। मेरे समझ से रेनीगुंटा जंक्शन पे तो अंधेरा हो जाएगा प्रीटी मच। अगर आप समर सीज़न में ट्रैवल करेंगे तब फिर आपको रेनीगुंटा जंक्शन पे भी दिन दिख जाएगा, लेकिन ठंडियों के मौसम में तो आपको रेनीगुंटा के आगे तो अंधेरा ही रहेगा। खैर देखते हैं कब हम पहुंचते हैं रेनीगुंटा जंक्शन, और जो आगे का कर्व और वो सब सीन्स है, एक अच्छी पैसेज है जिसमें दोनों तरफ पानी है, वो सब भी मैं आपको दिखाता हूँ और जो सीन्स कैप्चर हो पाते हैं इस शाम में, और फिर पहुँचते हैं हम रेनीगुंटा जंक्शन। गाड़ी संख्या 9 Surat will arrive shortly on platform number 5. साइड है तो भाई हमारी ट्रेन तो बिफोर टाइम पहुंची, और अच्छा खासा बिफोर टाइम पहुंची थी, ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड लाइक 20-25 मिनट के आसपास। तो बिफोर टाइम तो थी, लेकिन मेरा खाना एकदम छूटने के मिनट पे आया, यानी कि ट्रेन क्लियरेंस दिए तब मेरे हाथ में आया। खैर वो बंदे ने कॉल किया कब, जस्ट 1 मिनट पहले, या मे बी 6:35 को ही कॉल किया था, और ट्रेन एक्चुअली 2 मिनट लेट छूटी। अगर ट्रेन 6:35 पे ही चल जाती तो शायद बस लिया दे ही होते और मेरे को चलते ही ट्रेन में B4 में B5 में ही चढ़ जाना पड़ता। तो ये क्यों लेट हुआ वो तो नहीं मुझे पता, बिरयानी तो आ गई है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस ट्रेन का टाइम टेबल भी कुछ अलग ही हिसाब से, अब वो किस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अभी जब हमारी ट्रेन आई थी, पहले तो हमारे आगे एक ट्रेन डिपार्ट कर गई थी, वो तो थोड़ा लेट थी, और ये ट्रेन एक्चुअली हमारे आगे नहीं चलेगी। लेकिन इसके बाद रायलसीमा एक्सप्रेस आई। रायलसीमा एक्सप्रेस हमारे आगे चलेगी, और आपको ये बताऊं मैं, वो ट्रेन वाड़ी तक, एक्चुअली वाड़ी टच नहीं करती, वाड़ी के आउटर से वो मुड़ जाती है सिकंदराबाद की दिशा में। वो ट्रेन वाड़ी तक हमारे आगे चलेगी। उसके स्टॉप से टोटल 15, रेनीगुंटा से वाड़ी के आउटर तक 15 स्टॉप है रात भर में, और हमारे स्टॉप कितने हैं? 2, और फिर भी हम पीछे ही चले।
मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऑफिशियल्स क्या सोच के टाइम टेबल बनाते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, क्यों इतना रिसोर्स का वेस्ट करते हैं। ट्रेन यहाँ पे बिफोर टाइम आई, एक जगह रुकी थी 10-15 मिनट, वो अलग। चलिए आप 6-6:30 ये ट्रेन आती है, 6:15 कर लीजिए। और दूसरी बात, अगर वो ट्रेन 15 जगह रुक के वाड़ी पे हमसे आगे ही रहती है और उसका वाड़ी से जो रास्ता चेंज होता है, उसका जो टाइमिंग मैंने देखा है वो रफली 2 बजे के आसपास है, और हम वाड़ी 3:30 बजे के बाद ऑफिशियली क्रॉस करना चाहिए। मतलब 15 स्टॉप रुक के वो 2 बजे क्रॉस कर सकती है, और हम 2 जगह रुक के 3:30 बजे क्रॉस करेंगे। ये 1.5 घंटा क्या है रात भर में, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। या तो फिर स्टॉप सी दे दो कि भाई लो, ऐसे खाली सीट नहीं जाएगी, आप रेवेन्यू कमा लो। लेकिन अगर आप स्टॉप्स नहीं दे रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं ट्रेन को, तो और ऑप्टिमाइज करिए। रफ्तार की तरफ ट्रेन, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट मूव कर रही है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कब इन सब ट्रेनों की तरफ देखा जाएगा। और अगर आप गौर करें, ट्रेन रेगुलरली चल रही है, सभी ट्रेन के पास बफर है। कुछ ट्रेन को नेसेसरी है, कुछ ट्रेन को नहीं है। तो जिन ट्रेन को ज़रूरत है वो तो समझ में आ रहा है कि भाई एग्रेसिव शेड्यूलिंग है, लास्ट स्टेशन पे पहुंचने से पहले बफर दिया है कि भाई लेट हो तो ऑन टाइम कह दिया जाए कि वो पहुंची है। ऐसी ट्रेन को जिनका स्टॉप्स कम है, जिनके पास ट्रैफिक भी रूट पे कम था, अब मैं क्रॉसिंग भी कोई नहीं देखा, कोई ट्रेन का खास ऐसा ओवरटेक भी नहीं देखा कि भाई फ्रेट को बार बार लूप लाइन से ओवरटेक करे ऐसा कुछ, और हम अब पीछे आराम से टहलेंगे रात भर। खैर मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है रात भर जागने का, क्योंकि अब क्या ही जागेंगे, क्योंकि जब वो 15 जगह रुकेगी तो इतना तो पक्का है कि जहाँ पे भी रुकेगी, अगर ये उसके पीछे जल्दी पहुँच जाती है तो ये रुकना ही है उसको, ये उसके आगे तो जाएगी नहीं, जो भी है। चलिए अब मैं आपको बिरयानी खोल के दिखाता हूँ कैसी है बिरयानी। क्वांटिटी ऊपर से जो देखा हूँ वो तो सही लग रही है, तो क्या क्या है उसमें, कैसी है क्वांटिटी, आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर मैं खाऊँगा और फिर आपको बताऊँगा क्या ये 180 में वर्थ है। और इसके इंतज़ार के चक्कर में मैंने बहुत सी चीज़ें देखी भी रेनीगुंटा पे, तो आपको मील्स वहाँ पे स्टॉल पे भी मिल जाएगा और इससे कम रेट में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इडली वड़ा ये सब भी मिल रहा है, समोसा भी मिल जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं। अगर आपका कोच आगे है जैसे कि मेरा है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप पीछे की तरफ चले जाएँ, इस ट्रेन से अगर आ रहे हैं या कोई भी ट्रेन से अगर आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो 5 नंबर पे आएगी तो स्टॉल जनरली आधी ट्रेन के पास ही मिलेंगे, आगे की तरफ आगे के आधे हिस्से में नहीं रहेंगे। जैसे हमारी ट्रेन 5 नंबर पे आई थी, और अगर आपकी 1 नंबर पे है तो 1 नंबर पे तो और भी ज़्यादा शायद स्टॉल्स हैं, तो वहाँ पे और भी ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ मैं हमारी बिरयानी कैसी है, और फिर उसको खा के बताऊँगा कैसी है बिरयानी। तो ये फर्स्ट लुक है, ये बिरयानी की क्वांटिटी और वेट अच्छा है, मैं सीरियसली कह सकता हूँ। और ये मेरे समझ से रायता होगा जो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये स्पून और प्लेट भी दिया है। तो चलिए इसको अब ओपन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है। थोड़ा सा खोल के प्लेट में भी डालूंगा तो आपको और डिटेल में भी समझ में आ जाएगा बिरयानी कैसी है। तो ये मैंने बिरयानी प्लेट में निकाली है, आप देख सकते हो कि प्लेट में ही कितनी ज़्यादा है, और इस तरफ भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैक्ड थी, तो काफ़ी कंप्रेस जैसे रहते हैं बॉक्स में वैसे है। और मुझे तो ये लग रहा है बहुत सफिशेंट क्वांटिटी है मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो खुशबू के बारे में बताऊँ, इसकी तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, फ्रेश लग रही है, लेकिन हाँ माइल्ड गर्म है मेरे समझ से। लाते करते तो ठंडी हो ही जाएगी। तो चलिए अब इसे खाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैसी है बिरयानी इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। तो अभी मैंने 1-2 बाइट लिए हैं और बहुत ही सही टेस्ट है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना है। अगर आपको बिरयानी मंगानी हो डेफिनेटली वर्थ इट है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था 180 में क्या ही होगा, अगर कम होगी तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी नहीं होगी। लेकिन अभी मैं पूरा खा के भी आपको एक रिव्यू दे दूंगा कि भाई इसकी क्वांटिटी ओवरऑल कैसी लगी। फर्स्ट लुक, फर्स्ट टेस्ट ज़बरदस्त है। हो सकता है मैं रायता भी ट्राई करूं, अगर किया तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि उसका रायता भी कैसा उन्होंने बनाया। चलिए मैं इसको फिनिश करता हूं पीसफुली, और अगर आपको भी कुछ खाना हो तो आप भी मंगवा लीजिएगा, खा लीजिएगा, और साथ ही साथ अब देखते हैं आगे का सफ़र। उससे पहले डेफिनेटली इसका कंप्लीट रिव्यू कैसा है। तो वही खाना ना खा लिया है, और खाने की क्वांटिटी तो ज़बरदस्त थी, खाने की क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं थी, टेस्ट भी बढ़िया था, गरम मसाला भी अच्छा खासा यूज़ किया था जैसा कि आप देख सकते हो। तो ओवरऑल खाना सही था। सिर्फ एक चीज़ माइनस लगी थी कि रायता जो था वो कोई ख़ास नहीं था, क्योंकि वो एकदम ही जैसे लग रहा था कि छाछ या ऐसे कुछ डाल के दे दिया।
तो वो मैं कहूँगा माइनस था उस खाने में। और मेन बात ये आती है कि क्या वो 180 के वर्थ था। हाँ कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शायद ऑप्टिमाइज कर देते प्राइस, लाइक 160 रुपये या ऐसे कुछ, तो फिर मेरे समझ से बहुत ही फ़र्क हो जाता। खैर लेकिन टैक्सेस वो सब मिला के 180 थे, तो यही था कुछ खान पान के उसमें। कोई 2 लोग हैं जिनको थोड़ा कम खाना है लेकिन खाली पेट नहीं सोना है, तब फिर तो बहुत ही सही क्वांटिटी है। मेरे लिए भी वो प्रेटी मच फुल जैसा था। इंस्टेंट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा ना हो जाए, तो खा लिया। ट्रेन हर थोड़ी थोड़ी देर पे रुक रही है, अभी भी स्लो हो गई, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये तो अब सिलसिला चलता ही रहेगा। तो जो एकदम अच्छी स्पीड और मतलब कंसिस्टेंट रन का जो मज़ा था रेनीगुंटा तक, वो अब बिल्कुल भी नहीं है। अंधेरा भी है, तो चलिए अब आराम करते हैं, मिलते हैं सुबह। सोच रहा हूँ जल्दी उठने की, ताकि आपको सोलापुर दिखा सकूँ। और इस दरमियान में मेरे समझ से 3 स्टॉप मिस होंगे, गुंतकल, रायचूर और कलाबुर्गी। लेकिन अगर उठा तो मैं आपको वो भी स्टॉप ज़रूर दिखा दूंगा, उसका अराइवल या डिपार्चर जो भी मुझे मिला। तो फिलहाल थोड़ा आराम करता हूँ कि खाना वाना खा लिए, बेडिंग भी लगा लिए, आसपास भी कुछ नहीं और ट्रेन ऐसे ही बार बार स्लो हो जा रही, तो रेस्ट करते हैं, मिलते हैं सुबह। सो वेरी गुड मॉर्निंग। और हम इस वक्त सोलापुर के आगे हैं। एक्चुअली मैं सोलापुर से पहले उठ गया था क्योंकि ट्रेन बहुत ही स्लो थी, और मतलब सोलापुर से करीबन 25 किलोमीटर दूर तक ट्रेन खाली क्रॉल ही की है, कुछ भी नहीं किया है। और ट्रेन इतना ज़्यादा बिफोर टाइम थी। पहले भी जो दोनों स्टेशन थे उस पर लेट पहुंची, लेकिन ट्रेन उससे पहले खड़ी थी और फिर इवेंचुअली लेट पहुंची। तो ये टाइम जो दिया हुआ है मेरे समझ से काफ़ी गलत है। इस ट्रेन को एक्चुअली 3 बजे छोड़ देना चाहिए चेन्नई से, और 5:30 सवा 5 बजे तक तो इसको रेनीगुंटा पहुंचा के सुबह 4 बजे तक सोलापुर पहुंचा देना चाहिए, और सोलापुर से 4.5 घंटे में पुणे। ये कुछ इस तरह से स्लॉट अगर तैयार करते तो ये ट्रेन की बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हो जाती, और ऑप्टिमाइज भी हो जाता, रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते। खैर, स्लीप कंफर्टेबल थी, स्लीप में कोई ऐसा दिक्कत नहीं था, और ओवरऑल भी रात में कोई डिस्टर्बेंस या कुछ नहीं था। बस स्टॉप ही 2 ही थे, या ये कह सकता हूँ कि 3 थे। तीसरा कलाबुर्गी अर्ली मॉर्निंग था। एक्चुअली मैं कलाबुर्गी पे उठा था, लेकिन जस्ट डिपार्चर हो चुका था, उसके बाद उठा था, तो भाई वो रह गया ना, मैं आपको एटलीस्ट डिपार्चर दिखा देता। और इस सुबह कुछ अच्छी मुलाकात हुई ट्रेन से, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। और मैंने हुसैन सागर एक्सप्रेस भी देखा, और जो अराइवल था सोलापुर पे वो भी काफ़ी अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। साथ ही साथ हमारी मुलाकात मुंबई LTT सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस से भी हुई, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें मैंने जर्नी किया है, वो आप देख सकते हो। आप सभी का काफ़ी अच्छा प्यार मिला उस पर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, अगर आपने देखा है तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब उसके बाद मैंने मुंबई CSMT चेन्नई एगमोर एक्सप्रेस में भी जर्नी किया है, उससे भी मुलाकात देखी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तब तक मैं अपना नाश्ता फिनिश कर लेता हूँ। नाश्ता मैं अपना खुद का ही लाया हूँ, वही खाने की सोच रहा हूँ। सोलापुर पे ढूंढा था लेकिन कुछ खास मिला नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे एक ही स्टॉल था, उस पर भी कोई ख़ास ऑप्शंस थे नहीं, और मुझे पता नहीं, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो फ्रेश है, तो इसलिए मैंने कुछ ख़रीदा नहीं। और चाय और वड़ा बिक रहा था बस स्टेशन पे, यही मैंने 2 चीज़ देखी स्टेशन पे बिकते हुए। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी मैं गया था क्योंकि ट्रेन बिफोर टाइम पहुंची थी, तो मैं सोचा कि चलो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही एक्सप्लोर कर लेते कुछ ऑप्शन से। तो वहाँ पे भी कोई ख़ास ऑप्शंस नहीं थे, पैक्ड आइटम थे। मैं पैक्ड आइटम तो मेरे पास पहले से ही, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, कुछ नहीं खरीदते। खाना मैंने पुणे पे ऑर्डर कर दिया है, बिरयानी ही मंगाया है। थोड़ी सी महंगी है, 210 रुपये, लेकिन क्वांटिटी भी 400 ग्राम बता रहे हैं। यानी कल वाले में तो 300 ग्राम पे उतनी थी, तो अब 400 ग्राम पे कितनी रहती है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा फाइंड करने को। और साथ ही साथ कुर्दुवाड़ी का स्किप दिखाऊंगा। कुर्दुवाड़ी और दौंड के बीच में अच्छे से सीन्स है, भीमा रिवर है, और उसके साथ साथ उसके जो पानी का जो जमा होने का एरिया है वो भी है। तो ये कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एंजॉय करते हैं, देखते हैं कब हम पहुँचते हैं पुणे और कैसी रहती है आज की जर्नी, क्योंकि आज का ही दिन सबसे इम्पोर्टेंट है। आज सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक हम इस ट्रेन में ही हैं,
तो भाई इंजॉय वेस्टर्न रेलवे का रूट भी आगे आएगा, सब कुछ इंजॉय करेंगे, खंडाला घाट सेक्शन भी रहेगा। चलिए मैं फटाफट फिनिश करता हूँ नाश्ता और आप तब तक इंजॉय करिए कुछ मुलाकात जो ट्रेन से हुई सोलापुर के आसपास, और फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे का नज़ारे गुरुद्वारे से लेके आगे पुणे तक कैसा रहता है सीन्स, और फिर मुलाकात करते हैं पुणे पे और देखते हैं खान पान कैसा रहता है। करने के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें म्यूचुअल मीडिया प्लेटफॉर्म 76011515 याद रखिए प्लेटफॉर्म 760115 इस साथ बहुत बनाया जाएगी उनका भाषण के अंदर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है कि सब स्मॉल फाइनेंस बैंक जो पार हो जाएंगे अपने सामान और कृपया लक्ष्य on platform number 2.
Eines Tages vielleicht aber nicht bei den großen Bauern, die sagst du von uns weiter.
तो वो था हमारा रन दौंड से पुणे के आउटर तक। दौंड पे स्किप थोड़ा ठीक था और उसके बाद भी रन कुछ जगहों तक तो अच्छा रहा, लेकिन लास्ट 3-4 स्टॉप से लोनी, हड़पसर और उसके बीच के भी जो स्टॉप थे, तीनों जगह पे ट्रेन, 2 जगह पे तो एकदम रुक गई थी और एक जगह ऑलमोस्ट रुक के चल दी थी। तो अब उसकी वजह क्या है, हमारे आगे एक्चुअली 2 ट्रेन थी। एक हुतात्मा एक्सप्रेस थी जो कि दौंड से ही है आगे, एक्चुअली दौंड से क्या, वो तो कुर्दुवाड़ी से ही आगे, और दूसरी थी कोयम्बटूर एलटीटी एक्सप्रेस। तो कोयम्बटूर एलटीटी एक्सप्रेस पहले अराइव किए, फिर हुतात्मा एक्सप्रेस अराइव किए और सबको अराइव करके काफ़ी टाइम हो गए। लेकिन चूंकि हम 40 मिनट फिर से बिफोर टाइम थे, तो हम यहाँ पे अभी भी खड़े हैं पीछे, जबकि 2 ट्रेन है। एक संपर्क क्रांति है हज़रत निज़ामुद्दीन से यशवंतपुर जाने वाली, और उसके पीछे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस है जो आई थिंक 3.5-4 घंटा लेट है, और दोनों ट्रेन फंसी हुई है क्योंकि हम इधर पे रुके हुए। अब क्या ही ज़्यादा बोलना, नहीं कि क्या ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए क्या नहीं, खैर जो भी है। चलिए अब मैं आपको पुणे का अराइवल दिखाता हूँ और आई होप खाना आ जाए, तो फिर खाना भी आपको दिखाता हूँ। पक्की बात है कि पुणे पे तो हम लेट ही रहेंगे। 10:50 हो चुका है, हो सकता है यहाँ से कुछ भी नहीं, 1-2 मिनट का रास्ता है। ट्रैक चेंज ओवर पकड़े तो 3-4 मिनट लगेगा, तो 10:55 को भी अगर गाड़ी चालू करे तो भी शार्प ऑन टाइम हम पुणे पहुँच सकते हैं। पहुँचते नहीं पहुँचते वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और हो सकता है अभी हमें एलटीटी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस का डिपार्चर जो पुणे से हो चुका रहना चाहिए हमारे पहुँचने से पहले, उसकी भी क्रॉसिंग मिले, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर एक बार पुणे आता है, खाना मिल जाता है, यानी कि बिरयानी आ जाती है, तो मैं आपको उसकी प्राइसिंग और वो कैसी है वो भी शेयर करता हूँ।
तो भाई वो था पुणे पे अराइवल और डिपार्चर, और बंदा लास्ट मोमेंट पे फिर आया। तो भाई उसी तरह से बिरयानी भी अच्छा हो तो बढ़िया है, लेकिन इसमें ये इंटरेस्टिंग था कि ट्रेन लेट चली थी पुणे जंक्शन से। अगर ट्रेन टाइम पे चलती तो मुझे खाना मिलता ही नहीं। खैर मेरे पास बैकअप ये था कि मैं कल्याण पे फिर मंगाता,
लेकिन खाना आ गया है। तो अब मैं आपको बिरयानी दिखाता हूँ अनबॉक्स करके। पुणे से भी काफ़ी लोग चढ़ते हैं इस ट्रेन में, और पुणे से सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद साइड के पब्लिक की डिमांड बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो ये याद रखिए, अगर आप बुकिंग कर रहे हैं और अगर आपको वेटिंग ज़्यादा मिल रहा है तो ट्राई मत करिए, क्योंकि वो कंफर्म नहीं होता है, लिमिटेड कोटा रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर आपको पुणे पे खाना नहीं मंगवाना है तो कल्याण पे आप मंगा सकते हो। मेरे समझ से कल्याण का भी टाइम बहुत बढ़िया है, 1:30 बजे का पहुंचने का टाइम है। तो अगर आपको थोड़ा लेट खाना हो तो आप कल्याण पे भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे भी आप मंगवा सकते हैं। चलिए मैं इसे अनबॉक्स करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैसी बिरयानी, और फिर उसके बाद खाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ क्वान्टिटी क्वालिटी कैसी है। साथ ही साथ एक बार कंप्लीट हो जाता है तब फिर एंजॉय करते हैं लोनावला, और उसके बाद खंडाला घाट सेक्शन, और फिर उसके बाद कुछ लोकल ट्रेन की टेरिटरी के स्किप्स रहेंगे, वो भी मैं कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करने की, इससे पहले कि हम पहुँचे कल्याण। आइए पहले देखते हैं कैसी है पुणे की बिरयानी। तो ये कुछ फर्स्ट लुक है। ये रायता है, जो एक्चुअली रायते जैसा दिख रहा है, कल की तरह नहीं है। और ये बिरयानी है, इसका वेट भी अच्छा खासा है, लग तो रहा है 400 ग्राम। और ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज टाइप है, चम्मच दिया है इसके अंदर। चम्मच तो कल भी मिला था, लेकिन टिश्यू पेपर भी, अचार भी है और नमक भी दिया हुआ। तो ये अच्छा है। और इन सब का ये पेपर प्लेट भी दिया था, वो बॉटल तो मेरी है। और ये तो भाई बेडिंग का कवर है, वो रख लिया है ताकि बेडिंग गंदी ना हो। आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि इसको यूज़ कर लिया करिए, कोई भी खाना आना खाने या खोलने से पहले, अगर आपकी बेडिंग लगी है। अब इसको खाता हूँ। इसकी प्राइस 210 इंक्लूडिंग टैक्सेस है। तो अब ये इसकी प्राइस है, वर्थ है नहीं है, टेस्ट कैसा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके देखता हूँ पहली चीज़ इसकी क्वांटिटी प्लेट में रख के कैसे आती है, क्योंकि काफ़ी टाइम चावल कंप्रेस रहता है। तो चलिए पहले इसको ओपन करके दिखाता हूँ एक बार, और फिर खा के आपको बताता हूँ। तो ये मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और आप देख सकते हो इसमें पनीर के पीसेस भी हैं और मसाला भी है। तो एक्चुअली जैसे बिरयानी फॉर्म की जाती है उस तरह से, और आप यहाँ भी देख सकते हो ये भी अभी अच्छी क्वांटिटी में है, और नीचे पूरी लेयर है। अगर मैं आपको थोड़ा टिल्ट करके दिखाऊं तो नीचे लेयर है, ऊपर उसने जो प्लेन राइस जनरली बिरयानी में रखा जाता है वैसे रखा है। आप मिक्स करके खाते हैं तो वो एक अच्छा ही फ्लेवर स्टैंड करता है। तो चलिए अब इसे खाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये ओवरऑल टेस्ट में कैसी है। क्वांटिटी पर्सपेक्टिव से तो बढ़िया दिख रही है, लेकिन अभी खा के आपको बताता हूँ। तो वो था हमारी ट्रेन का लोनावला का स्किप, और क्या फेनोमिनल क्राउड था। मतलब मुझे नहीं एक्सपेक्टेड था, मैंने कभी इतना क्राउड देखा नहीं लोनावला स्टेशन पे, और काफ़ी लोग ट्रेन चढ़ने के इंतज़ार में थे। तो वो क्या वजह मुझे नहीं पता। खैर अभी हम थोड़ी देर में खंडाला पहुँचेंगे। वहाँ पे कोई भी ट्रेन अगर कल्याण की तरफ जा रही है तो रुकती है, क्योंकि वो टेक्निकल स्टॉप है और वहाँ पे ब्रेक टेस्ट होता है। खाने के बारे में बताऊँ तो खाना एकदम सही था। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। थाली वाली भी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। 210 में वर्थ इट प्राइस था, मुझे बढ़िया लगा। और मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि खा के कि यार मतलब अब ज़रूरत है कोई चीज़ की।
रायता भी बढ़िया था, पूरा मैंने यूज़ कर लिया तो वो भी बढ़िया था। अचार वो सब चीज़ों की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम ही सटल टेस्ट था। पिछली रात की कंपैरिजन में बताऊं तो ये कहूँगा कि ये ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि इसके अंदर मुझे गरम मसाला ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उसमें ये चीज़ थी ही नहीं। तो हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई गरम मसाला डाला नहीं तो फिर बिरयानी खाएगी, भाई सबका अपना अपना राय है। अब जिसको जो कहना हो, कोई वेज बिरयानी को बिरयानी ही नहीं कहते तो ठीक है भाई, जिसको जो बोलना बोले। मैंने जो नाम था वो आपको बता दिया, वेज बिरयानी ऑर्डर किया था और बहुत बढ़िया था, क्वांटिटी क्वालिटी सब पर्सपेक्टिव से। तो खाना तो हो गया अपना, अब चलिए खंडाला पहुंचती है ट्रेन, तो वहाँ पे जब टेक्निकल स्टॉप कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं घाट सेक्शन, और फिर उसके बाद एक बार करजत पार होगा तो मेरे समझ से रन अच्छा होना चाहिए, अनटिल अनलेस कोई लोकल ट्रेन अगर आगे छोड़ दिया फिर कहानी ख़त्म है। जो भी रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल एंजॉय करते हैं खंडाला घाट सेक्शन।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस Ahmedabad Express and one night up Chennai Ahmedabad Express. Train standing on platform number 7 E22919 up Chennai Ahmedabad Express. तो हमारी ट्रेन कल्याण पहुंची 1:33 पे। और आई होप आपको जो खंडाला घाट का सेक्शन और कुछ स्किप्स दिखाया था बहुत बढ़िया लगा। मुझे अंबरनाथ का स्किप बहुत ही अच्छा लगा और ट्रेन का ओवरऑल रन बहुत सही रहा है। कुछ जगहों पे थोड़ा सा स्लो हुई थी लेकिन कोई वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं था, इसीलिए मैंने जो बेस्ट शॉट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब क्लियरेंस हो गया, अब यहाँ से ट्रेन चलेगी और ये जाएगी वसई की तरफ। तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स और भिवंडी रोड जो एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल हब का स्टेशन है भिवंडी, उसका स्किप भी दिखाऊंगा। और फिर देखते हैं कब हम पहुँचते वसई रोड, और फिर वसई से अहमदाबाद हम मेन लाइन पे रहेंगे जिस पे वंदे भारत एक्सप्रेस, डबल डेकर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस बहुत कुछ चलती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और मेरे समझ से बहुत सारी क्रॉसिंग्स और स्किप्स देखने को मिलना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं यहाँ से वसई का रन कैसा रहता है।
तो हमारी ट्रेन वसई रोड पहुंची है 20 मिनट लेट, और ये डिले इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ पे हमने हिसर कोयम्बटूर एसी एक्सप्रेस देखा था वहाँ पे करीबन ट्रेन 15 मिनट खड़ी रही, वरना ट्रेन ऑलमोस्ट प्रीटी मच ऑन टाइम रहती। खैर 20 मिनट कोई बड़ी चीज़ नहीं क्योंकि ज़्यादा स्टॉप्स नहीं है। अगर अभी यहाँ से अच्छा क्लियरेंस और फट से छूट जाती है तो मेरे समझ से बढ़िया टाइम पे पहुँच सकती है। देखते हैं कैसी रहेगी पंक्चुअलिटी। यहाँ से डायरेक्ट स्टॉप है पालघर, पालघर ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन पालघर से डायरेक्ट स्टॉप है सूरत, वो अच्छा एक लंबा डिस्टेंस है। तो चलिए देखते हैं पालघर तक रन कैसा रहता है, कौन सी ट्रेनों से क्रॉसिंग होती है। और ये मेन सेक्शन है, मुंबई से अहमदाबाद वाली मेन लाइन है, तो मेरे समझ से इन्जॉयबल तो ज़रूर रहनी चाहिए। और 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेन को चलना चाहिए। अब वो परमिटेड है कि नहीं वो भी फाइंड आउट करेंगे। अगर परमिटेड होगा तो मैं आपको स्पीडोमीटर पे ज़रूर बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप सूरत या वडोदरा इस ट्रेन से जा रहे हैं तो अगर आपने खान पान अभी तक नहीं मंगाया तो वसई पे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। स्टेशन पे भी एक आध स्टॉल मिल जाएंगे लेकिन वहाँ पे ज़्यादा खान पान का नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से यानी कल्याण से या वसई से कहीं से चढ़ रहे हैं तब फिर अपना खाना साथ में लाएं, वो बेस्ट रहेगा। चलिए यहाँ से डिपार्चर पहले देखते हैं और फिर देखते हैं कैसा रहता है अपना रन पालघर तक। फिर पालघर के बाद सूरत तक भी जो नॉन स्टॉप रन है उसमें वापी, वलसाड ऐसे इम्पॉर्टेंट स्टेशंस भी हमारी ट्रेन स्किप करती है नहीं करती है। और पीछे बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रेन आने वाली, तो क्या हम ओवरटेक होते हैं नहीं होते हैं ये सब चीज़ें फाइंड आउट करते हैं।
डीले 20 मिनट के ऊपर है और ये डीले कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे मेरे समझ से टाइम पे हो सकती है, स्टॉप्स तो ज़्यादा बचे नहीं। इसके बाद वडोदरा है और फिर आनंद है। आगे हमारे सूर्यनगरी एक्सप्रेस चल रही है, वो तो वैसे आगे ही रहेगी क्योंकि उसकी शेड्यूलिंग अहमदाबाद पे भी 8:30 बजे, उसमें मैंने जर्नी किया है, तो बहुत फैंटास्टिक ट्रेन है। और उसमें एक अजीब सा इवेंट इसी स्टेशन से पहले हुआ था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। पीछे कर्नावती एक्सप्रेस भी बहुत नज़दीक है और हमने अभी रनकपुर एक्सप्रेस को भी ओवरटेक किया। खैर वो तो बहुत ज़्यादा रुकती है और उसके टाइम भी बहुत ज़्यादा दिए, तो वो तो हमारे आगे जाएगी नहीं। आई होप जो आपको स्किप्स और क्रॉसिंग्स दिखाए वो मज़ा आया। अभी और भी शाम बाकी है, तो मेरे समझ से अगर सब ठीक रहा तो अभी तो आपको ताप्ती नदी का ब्रिज दिखाऊंगा सूरत से जस्ट छूटते ही, और भरूच से पहले नर्मदा नदी का पुल भी आता है। तो अगर दिन का उजाला अच्छा रहा, मेरे समझ से रहना तो चाहिए, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। भरूच स्टेशन का स्किप भी देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से वडोदरा का रन कैसा रहता है, और जब तक शाम रहेगी तब तक एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद मेरे समझ से वडोदरा पे तो शाम बिल्कुल नहीं रहने वाली है। चलिए यहाँ से देखते हैं वडोदरा तक का रन कैसा रहता है। मेरे समझ से इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। अभी सूरत के बाद ताप्ती नदी का ब्रिज आता है, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। भरूच के पहले नर्मदा नदी का ब्रिज आता है, वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। साथ ही साथ अगर स्पीड अच्छी रही, जैसे कि अभी तक परफॉर्म कर रही थी ट्रेन, तो मैं आपको अंकलेश्वर और भी कोई और स्टेशन पे अगर अच्छी क्रॉसिंग रही तो दिखाऊंगा। क्लियरेंस दे दिए, ट्रेन चलने वाली है। चलिए एंजॉय करते हैं वडोदरा तक का रन हमारा कैसा रहता है।
Şubat'ı Sırtlarında Afrin'de Oradalılar. Afrin'de Karası'nda Doğru ve Dikkat Melen Hikâye Seçenek'te Eski Yana Botni Fırta X Melen Var ve Fortnama पे डीले था क्योंकि भरूच से पहले नर्मदा नदी ब्रिज से पहले हमारे काफ़ी देर तक रोका गया था। सूर्यनगरी एक्सप्रेस भी रुकी हुई थी और इसी के चलते डीले वैसे ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता हम अहमदाबाद पे बिफोर टाइम पहुँचेंगे, क्योंकि आनंद पे भी अभी मैं आपको अराइवल दिखाऊंगा, आप देख के समझ जाओगे वहाँ पे भी हम लेट ही पहुँचेंगे। बफर भी जो है वो आनंद और अहमदाबाद के बीच में ही, तो ये इस पंक्चुअलिटी रही। वैसे मैं अभी आपको आनंद के बाद पूरा रिव्यू दे दूंगा अहमदाबाद जंक्शन पहुंचने से पहले। नडियाड जंक्शन नहीं रुकती है। आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि वो मिल्क कैपिटल है, क्योंकि अमूल का हेडक्वार्टर है वहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी सारी ट्रेन्स रुकती है। तो इस ट्रेन का भी शायद डिमांड होगा, तो इसलिए इसको स्टॉप दिया गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूँ कि मैंने वडोदरा पे थोड़ा स्नैक्स लिया था, वो दिखाने लायक नहीं था क्योंकि वड़ा था सिंपल, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। बहुत ही प्लेन था, वैसा वड़ा नहीं था जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे कि मैंने महाराष्ट्र में, मुंबई में काफ़ी खाया है, शायद मेरी एक्सपेक्टेशन दूसरी है, यहाँ के लोगों का टेस्ट अलग है। मुझे काफ़ी प्लेन लगा, तो फ्रेश था, सामने सामने बनाया था, इसलिए मैंने लिया था। एक सिंगल वड़ा 10 रुपये का दे रहा था, तो मुझे वैल्यू भी उसकी कोई ज़्यादा महंगी है ऐसे कुछ नहीं लगी, तो साइज़ वो सब ठीक थे। अगर आपको खाना मंगाना है, अगर आप सोच रहे हैं कि अहमदाबाद जाके खाना नहीं खाना है, तो आप वडोदरा पे मंगवा लीजिए, आराम से खाना खाइए। जब तक आप खाना कंप्लीट करेंगे आप अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। वडोदरा पे आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, काफ़ी बड़ा शहर भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन भी है। अगर ट्रेन अच्छी फास्ट स्पीड पे जैसे कि अभी चल रही है, अगर नडियाड को स्किप करती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर कुछ स्लो करती होगी तो मैं वीडियो अननेसेसरी लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जर्नी ऑलमोस्ट 29 आवर्स की हो जाएगी और वीडियो भी अच्छा खासा लंबा हो गया। आई होप आपको पसंद आया। चलिए देखते हैं आनंद का अराइवल डिपार्चर, फिर उसके बाद मैं आपको कंप्लीट रिव्यू देता हूँ इस ट्रेन की जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। Ahmedabad, Bellary, तो वो था हमारी ट्रेन का डिपार्चर 2 मिनट के स्टॉप के बाद आनंद जंक्शन पे। 7:30 बजे हम यहाँ से चल दिए। यहाँ से अहमदाबाद 65 किलोमीटर है। अब टाइम तो अच्छा खासा है, क्योंकि 9:15 का टाइम है, तो अगर देखा जाए 1 घंटा 45 मिनट है अभी भी ये 65 किलोमीटर कवर करने के लिए। वैसे तो मेरे समझ से 1 घंटा तो बहुत है, 1.25 घंटा भी पकड़े तो भी बहुत है। अगर आउटर पे थोड़ा टाइम पास भी कर दिए तो भी मेरे समझ से कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि ये बिफोर टाइम अभी भी पहुँच जाए। अगर ये सूर्यनगरी के पीछे ही चलती रही, जैसे कि कोई अभी इसके बीच में और सूर्यनगरी के बीच में, तो मुझे नहीं लगता कोई ट्रेन होगी। तो वो ट्रेन तो 8:30 बजे पहुंच जाएगी, और ये मेरे समझ से 8:45 बजे चाहिए तो पहुंचा सकते हैं। और ये मुझे लगता है एकदम राइट हैंड साइड वाले प्लेटफॉर्म पे जाएगी, जिस तरफ मेट्रो का स्टेशन पड़ता है, यानी कि मेट्रो एंड मुझे कहना चाहिए। तो खैर वो तो देखेंगे कहाँ पहुँचती है और क्या हम सही टाइम पे या बिफोर टाइम पहुँचते हैं कि नहीं। पीछे जो ट्रेन है कर्नावती एक्सप्रेस वो सब जो आ रही है, उनका स्केड्यूलिंग हमारी ट्रेन से पहले है, तो अगर ओवरटेक कराए तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि
जनरली ट्रेन्स जब ऐसे पहुंचती हैं, अगर डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म इसके लिए रखा होगा तो फिर इसको सीधा अराइव करा देंगे। पास्ट में भी मैंने देखा कई बार ये अहमदाबाद बिफोर टाइम ही पहुंच जाती है। अभी मैं आपको नडियाड जंक्शन का स्किप दिखाता हूँ, उससे पहले फटाफट इस ट्रेन का रिव्यू बता दूँ। क्लीनलीनेस, सफाई मेंटेन्ड है और ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑन बोर्ड हाउसिंग स्टाफ भी है तो इसलिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और स्टॉप्स कम है तो डिस्टर्बेंस भी कम है, आवन जावन भी लोगों का कम है। लेकिन हाँ, पुणे से डिमांड अच्छी है और अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो कंफर्टेबल रहेगा। नवजीवन एक्सप्रेस के तो बहुत सारे स्टॉप्स हैं तो उसके कंपैरिजन में तो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। पंक्चुअलिटी तो भाई कल के दिन तो और रात में भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको तो और ऑप्टिमाइज होना चाहिए। कई जगह तो बिफोर टाइम रही है तो भाई आज के दिन स्केड्यूलिंग एग्रेसिव रहती है कल्याण के बाद, ये मैं पहले ही आपको बताया था। तो इसीलिए उसके बाद थोड़ा बहुत डिले बढ़ते चलेगा क्योंकि बहुत सारी ट्रेन्स रहती है। कुछ भी एक प्रॉब्लम या कोई भी एक चीज़ का काम भी चलता रहेगा तो वो डिले इंक्लूड कर देता है। और यहाँ पे स्केड्यूलिंग भी एकदम प्रॉपर किया है कि मतलब कोई बकवास टाइम नहीं दे दिया कि भाई खड़ी है ट्रेन तो खड़ी है। खैर, ये था कुछ पंक्चुअलिटी के बारे में। सेफ्टी के बारे में कोई आरपीएफ आती नहीं है, लेकिन हाँ एक एडवांटेज ये भी है कि रात में स्टॉप्स भी नहीं है ज़्यादा। गुंतकल, रायचूर और कलाबुर्गी सुबह तो सोलापुर 6:30 बजे पहुँच जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए स्टॉप्स ना होने की वजह से एक सेफ्टी अपने आप ही बन जाती है, लेकिन फिर भी ताला चेन लगा ले। खान पान के बारे में मैंने क्या खाया है, कैसे किया है, वो तो आपके साथ शेयर कर ही दिए। पेंट्री करनी है तो कुछ उम्मीद मत करिए और ऐसे रैंडम लोगों से मत लीजिए, सेफ़ नहीं रहता है। कंप्लेन की भी सुनवाई नहीं होती है। फिर भी कोई चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कंप्लेन करना हो तो 139 पे कंप्लेन कर दीजिए। रेल मदद के ऐप पे या वेबसाइट पे कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल IRCTC को टैग कर सकते हैं, रेल मिनिस्ट्री इंडिया को भी टैग करके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि ये ट्रेन और भी इंजॉयबल हो सकती है अगर इसका टाइम श्रिंक कर दिया जाए या थोड़ा सा चेंज करके और फास्ट कर दिया जाए। यानी कि मे भी दोपहर में 12 बजे चले और अगले दिन 2 बजे पहुंच जाए, बड़ा मज़ा आएगा और जर्नी शायद और कम पता चलेगी। क्योंकि आज का दिन इंजॉयबल तो ज़रूर था, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि भाई दिन बहुत लंबा जा रहा है अगर आप अहमदाबाद तक जा रहे हैं। और अगर इन केस अगर आपको लॉन्ग जर्नीज़ नहीं पसंद है तो वो एहसास आपको देगा कि भाई 29 घंटे की जर्नी हो गई है। अगर आपको मेरा रिव्यू, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। अभी तक आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैवल हमेशा करें सेफली। अब मैं आपको दिखाता हूँ नडियाड जंक्शन का स्किप, अगर वो फास्ट रहता है तो, और नहीं तो हम पहुँचते हैं अहमदाबाद जंक्शन और आपके स्क्रीन पे आ जाएगा हम कितने बजे पहुँचे अहमदाबाद। ज़्यादा वीडियो नहीं लंबा करूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में। एंजॉय करिए कुछ बचे हुए पल इस वीडियो में और मिलेंगे फिर कोई एक नए वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।